तो मैं पढ़ा रहा था संप्रेषण की चुनौतियां और संभावनाएं, संप्रेषण के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी होती हैं। तो संप्रेषक संबंधित समस्याओं पर बात की थी और उस दिन पावर पॉइंट में नहीं था मैटर, ऐसे ही पढ़ाया था। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। संप्रेषक संबंधी समस्याएं, संप्रेषक की असावधानी से उत्पन्न बाधाएं संप्रेषण में समस्याएं पैदा कर देती हैं। यानी अगर वक्ता थोड़ा सा भी असहज है, असावधान है, उसमें सावधानी नहीं है, सजगता नहीं है, तो संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न होती है, समस्याएं उत्पन्न होती है। और इस तरह की समस्याओं को उत्पन्न करने में अनेक स्थितियां जिम्मेदार होती हैं, है ना। इस तरह की समस्याओं को उत्पन्न करने में अनेक तरह की स्थितियां जिम्मेदार होती हैं। तो उन स्थितियों को हम समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी स्थितियां होती हैं। पहला है कि अगर संप्रेषक में बहुत ज्यादा, नहीं कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस, तो अति विश्वास हो जाए, या बहुत कम विश्वास है, उसके कारण भी वह अपने विचारों को, भावों को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाता और ऐसे में समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जो विचार या संदेश भेजा जाना है, श्रोता समूह के पास भेजा जाना है या किसी श्रोता के पास भेजा जाना है, तो उस भेजे जाने वाले संदेश की सही जानकारी का अभाव। यानी अगर वक्ता के पास जो संदेश भेजना चाहता है उसकी जानकारी ठीक से ना हो, तब भी समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा है संदेश में भाषागत और उच्चारणगत गलतियों की स्थिति। यानी अगर कोई संप्रेषक लिखकर अपनी बात को आगे पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसके लेखन में बहुत ज्यादा अशुद्धियां हो, भाषागत अशुद्धियां हो, शाब्दिक त्रुटियां हो, तब भी दिक्कत होती है। और यदि वक्ता पता चला कि तोतला है, तब भी इस प्रकार की गलती होने पर समस्या उत्पन्न होती है। फिर संप्रेषक द्वारा उपयुक्त माध्यम का चुनाव न कर पाना। यानी संप्रेषक जिस माध्यम का इस्तेमाल कर रहा होता है, अगर वह माध्यम सही नहीं है, सही से उसका चयन नहीं कर पाया है, तब भी संप्रेषण करने में दिक्कत होती है, तब भी बाधा उपस्थित होती है। और फिर अगला पॉइंट है श्रोता वक्ता के संदेश को, वक्ता के विचारों को सही ढंग से समझ सके, उसे ग्रहण कर सके, उस वक्ता के संदेश का ठीक तरह से कोडीकरण न हो पाना, उसका होती है। इसके अलावा श्रोता की समझ, श्रोता का ज्ञान, श्रोता की सामाजिक धारणाएं, मान्यताएं, श्रोता की संस्कृति, परंपरा, श्रोता की मनोवृत्ति, मनोदशा आदि का सुदृढ़ ढंग से पूर्वानुमान लगाने में अगर असफल होता है, तो ऐसी स्थिति में भी समस्या उत्पन्न होती है। तो ये हुआ संप्रेषक संबंधी समस्याएं। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। आप बोलो, हेलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। संदेश संबंधी समस्याएं। और ये क्वेश्चन जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ही पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, है ना। दूसरा है संदेश संबंधी समस्याएं। जैसे एक स्तर आपने देखा संप्रेषक संबंधी समस्याएं, संप्रेषक के स्तर पर कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। दूसरा है संदेश संबंधी समस्याएं। संदेश क्या है? सूचना ही तो है, तो सूचना संबंधी समस्याएं या संदेश संबंधी समस्याएं या विचार संबंधी समस्याएं, है ना। तो संदेश संबंधी समस्याएं, तो संदेशों के निर्माण यानी संदेश बनाने में और उसके संप्रेषण में, संदेशों के निर्माण में, संदेशों को भेजने में
जो बाधाएं आती हैं या आने वाली होती हैं, उसके कारण भी समस्याएं आती हैं, संप्रेषण प्रक्रिया में समस्याएं आती हैं। और इन समस्याओं को उत्पन्न कौन करती हैं? तो जो स्थितियां इन समस्याओं को उत्पन्न करती हैं, संदेश संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करती हैं, उसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पहला है संदेश की विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु क्या है? जो कंटेंट है, जो मूल विषय है, उसका चयन, है ना। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में जा रहा होता है और उसने क्या किया, जिस विषय के बारे में उसे सोचना है कि ऑफिस में जाकर क्या बोलना है, उसने क्या किया, दूसरे विषय का चयन कर लिया और जाकर वहां पर बोल दिया, तो उससे भी दिक्कत आती है। इसी प्रकार कोई वक्ता है, उसको बुला लिया गया और उसने क्या किया, संदेश मैसेज याद किया, पता चला राजनीति पर, भ्रष्टाचार पर याद किया, भ्रष्टाचार पर पढ़कर आया है, और अचानक आकर देखता है कि भाई बैनर लगा हुआ है, संस्कृति को बोलना है, तो वह मूल विषय का चयन नहीं कर पाता। स्थिति में भी अपने विचारों को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। तो संदेश की विषय वस्तु का चयन, उसका मूल प्रयोजन, यानी संदेश के विषय वस्तु का उद्देश्य क्या है ना। फिर उस संदेश का परिस्थिति के अनुरूप ना होना, देश काल के अनुरूप ना होना, इससे भी समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है संदेश निर्माण में श्रोता की मनोवृत्ति, यानी श्रोता के मन में किस प्रकार के विचार, श्रोता की मनोदशा क्या है ना। तो संदेश निर्माण में श्रोता की मनोवृत्ति, श्रोता के विचार और श्रोता की भावनाओं को जब नजरअंदाज कर दिया जाता है, तब भी उससे समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट है संदेश निर्माण करते समय लेखन शैली या बोलने की शैली पर कम ध्यान देना, है ना। अगर कोई व्यक्ति संदेश निर्माण कर रहा है, संदेशों को बना रहा है, सोच रहा है अपने मन में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, एक बच्चा ना बाहर खड़ा है, वो अतुल गौतम। बाहर खड़ा है, मतलब वेटिंग में है। दीपेश गौतम। यस सर, यस सर। हाँ सर, वो उसका नाम वैसे कॉलेज में सर उसका नाम दीपेश है वैसे उसका नाम। कोई नहीं, अब मतलब जो एंट्री दे दिया, अब ऐसे किसी को भी एंट्री नहीं दूंगा। यस सर, पता नहीं मैं सर, ये बार-बार नया बोल चुका बच्चा हूं, है। नया बच्चा है तो उसको जीमेल देना चाहिए ना अपना। हाँ सर, मैंने बोला था लेकिन शायद उसने अपनी जीमेल आईडी दी नहीं थी शायद, या पता नहीं। हाँ, इसी तरह से मैंने कृतिका आपको नौटियाल भेज है, इसी तरह से लक्ष्मी है, कुछ इसी तरह से बच्चे रोज दिन इसी तरह से एंट्री मांगते हैं। हाँ सर, मैंने आपको जीमेल आईडी दे दी थी, जिन बच्चों ने मेरे को उस दिन भेजी थी ना, मैंने उनकी सबकी दे दी थी। ऋतिक, तुमने जितने भी जीमेल दिए, सब जीमेल देखो, जितने जीमेल आते गए सब मैं ऐड करता गया। हाँ और सर, उसके इसने नहीं दी थी, बावजूद मुझे नहीं दी थी, इसने जीमेल आईडी नहीं दी थी। तो जो जीमेल आईडी नहीं दिए हैं उनको मैं अब एंट्री नहीं दूंगा, जब देंगे तो एंट्री करेंगे। तीसरा पॉइंट है संदेश निर्माण करते समय लेखन शैली या बोलने की शैली पर कम ध्यान देने के कारण। अगर कोई व्यक्ति की जो लेखन शैली है वह ठीक नहीं है ना, और अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, उसकी भी शैली पता चला कर्कश है, कठोर है, या कोई व्यक्ति बोल रहा है, पता चला कि रुक रुक कर बोल रहा है, कहां पर बोलने में कहां पर उतार चढ़ाव देखना है, कहां पर बल देना है, किस शब्द पर बल देना है, और उस प्रकार की शैली ठीक नहीं है, उस पर ध्यान कम दिया है,
निश्चित रूप से समस्या उत्पन्न होती है, यानी उसका प्रभाव श्रोता पर नहीं पड़ता। तो संदेश निर्माण करते समय लेखन शैली या बोलने की शैली पर कम ध्यान देने के कारण भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है संदेश को सही समय और सही माध्यम से क्रम के अनुसार भेजने में जब असावधानी होती है उसकी वजह से भी समस्या उत्पन्न होती है। यानी अगर कोई संदेश है, कोई व्यक्ति अपने मन में विचार किया हुआ है कि आज शाम को मैं ये बात जाकर बोलूंगा, पता चलता है कि उसने शाम को कुछ नहीं बोला, फिर से दीपेश गौतम, देखो ये दीपेश गौतम और लाना रॉड्स, ये दो हैं बच्चे। सर ये पता नहीं अपने हमारी सर मैं तो क्लास क्लास में में हूँ। सर वो नेम चेंज करके आया है कोई। ओके, तो इसीलिए ना मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए कह रहा हूं कि जीमेल प्रोवाइड करो ताकि दिक्कत ना हो। हाँ सर। सर मैं तो इसी क्लास तरह में से हूँ। 161 स्टूडेंट हो गए हैं उसमें, जितने जीमेल आते गए मैं ऐड करते गया, और ये सिर्फ तुम लोगों की क्लास में दिक्कत है। जी सेक्शन के बच्चे एकदम बिल्कुल बढ़िया से चल रहे हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। मैं ऑनर्स के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है संदेश को सही समय और माध्यम से, यानी सही मीडियम से, सही माध्यम का सही चैनल से अगर प्रयोग नहीं किया गया, सही चैनल का प्रयोग नहीं किया गया, सही समय पर नहीं भेजा गया, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की असावधानी से समस्याएं उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है संदेश का स्पष्ट नहीं होना। संदेश साफ और स्पष्ट नहीं हो, उलझाऊ हो, तो इसके कारण भी समस्या उत्पन्न होती है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, फिर आगे बढ़ूं। यस समझ सर। में आई बातें कि नहीं? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है माध्यम संबंधी समस्याएं। माध्यम संबंधी समस्याओं को देखिए, किसी भी प्रकार के संदेश को, किसी भी प्रकार के विचार को, किसी भी प्रकार की भावनाओं को सफलतापूर्वक भेजने के लिए, सफलतापूर्वक संप्रेषित करने के लिए सही और उपयुक्त माध्यम का चयन करना बहुत जरूरी होता है ना? और सही माध्यम का चयन नहीं कर पाने से उसमें थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो उससे माध्यम संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है ना? और कोई भी माध्यम तभी प्रभावशाली बन सकता है जब वह संदेश के उद्देश्य के अनुरूप हो, है ना? संदेश के उद्देश्य के, लक्ष्य के अनुरूप ही माध्यम तभी प्रभावशाली बन सकता है जब वह संदेश के अनुकूल हो, संदेश के अनुरूप हो, और इसके साथ ही श्रोता की जरूरत के हिसाब से सही समय पर उपलब्ध होता हो। श्रोता को अगर जरूरत है गूगल मीट से पढ़ना, टीचर महोदय क्या किए कि यहीं से बोलना शुरू कर दिए, कोई माध्यम नहीं है, और माध्यम का चुनाव किए तो पता चला कि फोन का इस्तेमाल कर लिए, है ना? या पता चला कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी के माध्यम से वीडियो कॉल कर दिए। तो इससे क्या होता है, ना तो सही समय पर सूचना या संदेश पहुंचेगा और ना ही श्रोता की जरूरत पूरी होगी। तो संदेश के लक्ष्य के अनुसार, संदेश के उद्देश्य के अनुसार माध्यम तभी प्रभावशाली बनता है जब वह श्रोता के जरूरत के हिसाब से हो और सही समय पर उपलब्ध होता हो, है ना? और इसको माध्यम संबंधी समस्याओं को भी निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं।
पहला है लक्षित समूह, लक्षित श्रोता समूह या लक्षित श्रोता वर्ग। लक्षित श्रोता वर्ग का मतलब हुआ कि जहां पर संदेश पहुंचाना है और जिस माध्यम से संदेश को पहुंचाना है ना, और जिसके पास पहुंचाना है। तो लक्षित श्रोता या श्रोता समूह के अनुरूप माध्यम का चयन न हो पाना। जैसे उदाहरण के लिए कोई मान लो अनपढ़ है या निरक्षर है ना, और पता चला कि संप्रेषक महोदय जिस माध्यम का प्रयोग किए वह लिखित माध्यम है, तो अनपढ़ व्यक्ति कैसे पढ़ेगा? तो उससे भी समस्या उत्पन्न होती है। तो अनपढ़ को लिखित माध्यम से संदेश भेजना। इसी प्रकार दूर दराज के क्षेत्रों में डिश टीवी का इस्तेमाल करना। तो डिश टीवी का इस्तेमाल होने से वहां पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तो सफल हो सकते हैं, लेकिन वहां पर मुद्रित माध्यम कैसे पहुंचेंगे, है ना? तो दूर दराज के क्षेत्रों में मुद्रित माध्यम सफल नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सफल है ना? तो इससे भी माध्यम संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर कोई व्यक्ति मुद्रित माध्यम में यानी लिख कर कोई बात भेजता है दूर दराज के क्षेत्रों में, तो वहां पर भी दिक्कत होती है। इसी प्रकार अनपढ़ के सामने लिखित माध्यम से संदेश भेज दिया गया और वैसी स्थिति में भी समस्याएं उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट है, आप देखें, उद्देश्य के अनुरूप माध्यम का चयन न हो पाना, है ना? यानी अगर अभी बताया कि पता चला कि कोई व्यक्ति है अरबिंदो कॉलेज में खड़ा होकर चिल्लाना शुरू कर दिया, और चिल्लाने का माध्यम वह स्वयं है, तो दूर बैठे व्यक्ति को वह कैसे सुनाई देगा? इसलिए सभाओं में, संगोष्ठियों में, रैलियों में सही माध्यम का चयन होता है और तभी वक्ता का उद्देश्य सफल होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, उपयुक्त माध्यम का चयन करने पर भी उसे कुशलता पूर्वक उपयोग में न ला पाना। आपने अगर कोई व्यक्ति उपयुक्त माध्यम का चयन भी कर लिया और पता चला उसे चलाना नहीं आता है ना, उसको चलाने में वह दक्ष नहीं है, तो ऐसी स्थिति में माध्यम का चयन करने के बावजूद भी सही तरह से संप्रेषण नहीं हो पाएगा, अपने विचारों को वह ठीक ढंग से प्रेषित नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये भी एक समस्या है। उसके अलावा आप देखें, माध्यम में तकनीकी बाधा का आना, है ना। कोई माध्यम है, आए दिन आप लोग देखते रहते हैं माध्यम में तकनीकी बाधा का आना, जैसे इंटरनेट का चले जाना, इंटरनेट रहते हुए भी नेटवर्क नहीं रहना, है ना, यांत्रिक खराबी हो जाना, मशीन में खराबी हो जाना। लिखित माध्यम है तो लिखित माध्यम में जो लिखा गया है उसका साफ और स्पष्ट न हो पाना, उससे भी माध्यम संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, श्रोता तक पहुंच सुदृढ़ बनाने के लिए माध्यमों का समानांतर उपयोग न करना, है ना। पता चला कि सामने श्रोता है, श्रोता समूह है, वहां पर व्यक्ति को बोलना है, उसने क्या किया, टेप रिकॉर्डर का मुंह नीचे कर दिया या उल्टा कर दिया या श्रोता के विपरीत दिशा में घुमा दिया, तो ऐसी स्थिति में भी माध्यम संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा है संकेतीकरण संबंधी समस्याएं, यानी कोई भी मैसेज होता है तो उसका सबसे पहले इनकोडिंग होता है, फिर डिकोडिंग होता है, तो संकेतीकरण संबंधी समस्याएं भी हैं, है ना। और इसमें है कि सूचना का उचित ढंग से इनकोडिंग कर लेना सूचना या संदेश को प्रबल बनाता है, सबल बनाता है।
लेकिन संकेतीकरण में थोड़ी सी भी असावधानी होती है या कोडीकरण करने में थोड़ी सी भी क्षति होती है, हानि होती है, तो वह पूरी की पूरी संप्रेषण प्रक्रिया को दिशाहीन बना देती है ना। परिणाम स्वरूप नतीजा क्या होता है? गलत संदेश श्रोता के पास चला जाता है। और इसीलिए संदेश का संकेतीकरण करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि वह इतना सरल हो, सहज हो, स्पष्ट हो कि लक्षित समूह, लक्षित श्रोता समूह, सामने वाला व्यक्ति आसानी से समझकर उसे ग्रहण कर सके। और इसीलिए संकेतीकरण संबंधी समस्याओं को निम्न रूप में हम समझ सकते हैं। पहला है शब्द संकेत, या शब्द संकेत को भाषा शैली भी कह सकते हैं। तो भाषा शैली या शब्द संकेत का ऐसा प्रयोग जिससे श्रोता का परिचय बिल्कुल ना हो, यानी कोई श्रोता पता चला कि दूसरी भाषा को जानता है और संप्रेषक ने जिस भाषा में इनकोडिंग किया है उसको क्या किया, श्रोता तक भेज दिया, जबकि श्रोता की भाषा दूसरी है। तो श्रोता का वक्ता की भाषा शैली से परिचित ना होना या बिल्कुल कम जानकारी होना, ऐसी स्थिति में भी संकेतीकरण संबंधी समस्याएं होती हैं। इसी प्रकार लंबे वाक्य या जटिल वाक्य का प्रयोग, कठिन वाक्य का प्रयोग, उससे भी श्रोता जो अर्थ ग्रहण करता है उसमें दिक्कत आने लगती है, दिक्कत महसूस होती है। तो लंबे वाक्य भी क्या करते हैं, अगर संकेतीकरण के माध्यम से लंबे वाक्य का प्रयोग किया गया है, लंबे वाक्य की इनकोडिंग की गई है, तो उनसे अर्थ ग्रहण करने में, अर्थों को उससे अर्थ निकालने में समस्याएं उत्पन्न होती है, और यह भी संकेतीकरण संबंधी समस्याओं के अंतर्गत शामिल है। अगला पॉइंट है अनुवाद में मूल तथ्य को सही सही अनुदित न कर पाने से भी समस्या उत्पन्न होती है। यानी दो प्रकार की भाषा होती है। एक होती है स्रोत भाषा, दूसरी होती है लक्ष्य भाषा, है ना। तो जो सोर्स लैंग्वेज है, वह सोर्स लैंग्वेज क्या होती है, जो मूल किताब होती है, मूल पुस्तक होती है, या जो मूल भाषा होती है वह होती है। और फिर उससे कोई व्यक्ति अनुवाद करता है, उसको ट्रांसलेट करता है। तो जो बात उस पुस्तक में, जो मूल किताब है, मूल पुस्तक है, जो बात उसमें रखी गई है, जो भाव उसमें दिए गए हैं, उसको अगर वक्ता सही ढंग से ट्रांसलेट नहीं कर पाया तब भी समस्या उत्पन्न होती है। और इस तरह से कुल मिलाकर देखें तो जो संकेतीकरण संबंधी उपयुक्त समस्याएं हैं, यानी जो ऊपर जो समस्याएं बताया हूं, उन समस्याओं को ध्यान में रखा जाए तो श्रोता संदेश के संकेतीकरण को आसानी से डिकोड कर उसे ग्रहण कर सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे है श्रोता संबंधी समस्या। 5वें नंबर में श्रोता संबंधी समस्या है। और श्रोता संबंधी समस्या के अंतर्गत क्या है कि श्रोता का संदेश के प्रति अरुचि होना। जैसे मान लो कि मैं रात दिन भाषा और संप्रेषण पढ़ा रहा हूं, बार बार संप्रेषण, बार बार भाषा, कई बार क्या होता होगा कि आप लोगों का मन उब जाता होगा, है ना। अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, इससे क्या फायदा होने वाला है ना। तो कई बार जो विचार मैं साझा कर रहा हूं उसमें अरुचि उत्पन्न हो जाना, मन उब जाना, या पता चला कि आप में से किसी के मन में, मैं इधर बोल रहा हूं और किसी के मन में ये बात है, चलो मोबाइल लगा देते हैं, ज्वाइन कर लिए, अटेंडेंस बन जाएगा, अपना बकबकाते रहे सर और हम चलते हैं कहीं घूमने।
या नाश्ता कर लेते हैं या खाना खा लेते हैं। तो अपना निजी स्वार्थ का छिपा होना, यह भी एक प्रकार की समस्या है, श्रोता संबंधी समस्या। श्रोता का संदेश के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाना, ऊब पैदा हो जाना, निजी स्वार्थ का होना, इससे भी समस्या उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है संप्रेषण प्रक्रिया में श्रोता का सक्रियता से हिस्सा न लेना, एक्टिव न रह पाना, है ना। जो जागरूक है और एक्टिव है उससे उसके भीतर संप्रेषण प्रक्रिया सफल हो सकती है, वह संप्रेषण प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति एक्टिव नहीं है, लेजी है, आलसी है, तो ऐसे में भी श्रोता संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है वक्ता की काबिलियत पर शक उत्पन्न होना। पता चला कि वक्ता महोदय किसी मंच पर गए और वहां पर ठीक से बोल नहीं पाए, ज्ञान है, विचार हैं, विद्वान हैं, लेकिन पता चला बोलते वक्त कहीं पर गलती हो गई, कहीं पर चूक हो गई, और ऐसे में श्रोताओं का उनके काबिलियत पर शक हो जाना, उनकी योग्यता पर शक उत्पन्न हो जाना, इससे भी श्रोता संबंधी समस्या उत्पन्न होती है और वैसे श्रोता की अरुचि बढ़ जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। और अगला पॉइंट है तकनीकी बाधा। तकनीकी बाधा जैसे कि इसके पहले मैं चर्चा कर चुका था माध्यम संबंधी समस्या में। माध्यम क्या है? वही तकनीकी बाधा है। नेटवर्क का चले जाना, फोन पर बात करते हुए लाइन कट जाना, अगल बगल में बहुत ज्यादा शोर होना, आवाज का कटना, किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं वहां पर आवाज कट करके आ रही है, या कोई व्यक्ति कंप्यूटर पर काम कर रहा है उस वक्त बिजली गुम हो गई। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है? ऐसी स्थिति में भी तकनीकी बाधा उपस्थित होती है और संप्रेषण की प्रक्रिया सफल नहीं हो पाती। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। और इसी प्रकार संप्रेषण में समस्या अगर किसी से सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है, सबसे प्रमुख जो होती है वह है भाषा। भाषा संप्रेषण के लिए सबसे प्रमुख बाधा के रूप में भी उपस्थित हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है संसार में कई हजार भाषाएं हैं और उन सभी भाषाओं पर पकड़ बनाना, उन सब भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लेना, उन सब भाषाओं की जानकारी प्राप्त कर लेना किसी भी व्यक्ति की क्षमता के बाहर है। कोई भी व्यक्ति सभी भाषा पर अधिकार नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति का सभी भाषाओं पर अधिकार नहीं होता। कोई भी व्यक्ति सभी भाषाओं से परिचित नहीं होता, है ना। जबकि आजकल भूमंडलीकरण का युग है, ग्लोबलाइजेशन का युग है, और ऐसे में आप लोग देख रहे हैं सूचना का, संदेश का आबाद गति से प्रवाह हो रहा है। तो अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं हैं। हमारे ही देश में देख लीजिए कि न जाने कितनी भाषाएं हैं, है ना। और एक व्यक्ति को सभी भाषाओं में जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं है, हो भी नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में जो सूचनाएं विभिन्न भाषाओं में आती रहती हैं, उन सूचनाओं का अनुवाद व्यक्ति अपनी मातृभाषा में करता है, अपने मन में ट्रांसलेट करता है, सोर्स लैंग्वेज को क्या करता है? लक्ष्य में तब्दील करता है ना। और अनुवाद करता है तो पता चलता है कि जो सोर्स लैंग्वेज है वह सोर्स लैंग्वेज उसके वश की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? भाषा स्वयं में बाधा बनकर उपस्थित हो जाती है।
ठीक है, समस्या उत्पन्न करती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर। सर। और इसी प्रकार से उचित समय भी, उचित समय का ना होना भी संप्रेषण में समस्याएं उत्पन्न करती है। यानी समय का संप्रेषण प्रक्रिया में बहुत बड़ा महत्व है। सही समय पर सूचना या संदेश जब भेजा जाता है, सूचना या संदेश संप्रेषित किया जाता है, तो वही संदेश या सूचना इफेक्टिव होती है, प्रभावशाली होती है ना। और अगर सही समय पर सूचना नहीं भेजा जाए तो उस सूचना का कोई महत्व नहीं होता। उदाहरण के लिए आजकल तरह तरह की सूचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तरह तरह की सूचनाओं से हम रूबरू होते हैं, परिचित होते हैं, है ना। लेकिन उन सूचनाओं का नियत समय पर नहीं पहुंच पाने से ये सारी सूचनाएं बासी हो जाती हैं। उन सूचनाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता श्रोता के मन में। क्यों नहीं रह जाता? कि एक उदाहरण देता हूं। जैसे कोई व्यक्ति पब्लिकेशन में गया, अपनी पुस्तक छपवाना चाहता है और उसका टारगेट है कि यह पुस्तक 6 महीने के अंदर में पाठक के बीच में हमें दे देनी है। पता चलता है पब्लिकेशन वाले ने उस पुस्तक को प्रकाशित करने में 2 साल का टाइम लगा दिया। तो जो सूचना उस पुस्तक में संप्रेषक ने डाला है, लेखक ने डाला है, वह सूचना 2 साल बाद बासी हो गई, यानी पाठक के लिए किसी काम की नहीं रही, महत्वहीन हो गई। क्यों? क्योंकि सही समय पर पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ। तो सही समय पर सही ढंग से सूचना को पहुंचाना भी महत्वपूर्ण होता है। और सही समय का चयन नहीं होने पर, यानी नियत समय पर, निश्चित समय पर अगर सूचना न पहुंचाई जाए तो वह भी बाधा उपस्थित करती है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बोलो। तो ये सारी चीज है। इसी प्रकार से आर्थिक और वित्तीय सीमाएं भी हैं, वह भी समस्याएं उत्पन्न करती है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल लिमिटेशंस, इससे भी समस्याएं उत्पन्न होती है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास मटेरियल्स हैं, बहुत सारे लाइब्रेरी हैं, लेकिन वे ठीक नहीं है, जर्जर हैं, सुदृढ़ नहीं है ना। तो क्या होता है कि उन्हें मंगाने में, कोई पुस्तक है या कोई डेटा है, उसको मंगाने में भी ज्यादा खर्च लग जाते हैं, है ना, खर्च बढ़ जाता है। तो अगर खर्च ज्यादा बढ़ जाता है और व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, वह ठीक से खरीद नहीं पाया, तो वह भी एक प्रकार की समस्या बन जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर। तो अब हम ये तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे आगे 3rd चैप्टर। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, 2 तारीख को टेस्ट लूंगा, 2 फरवरी 2021 को टेस्ट लूंगा, मात्र दूसरे चैप्टर। क्योंकि जो नए बच्चे हैं पहले चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़े हैं, दूसरे चैप्टर को वे भी पढ़े हैं और आप लोग भी पढ़े हैं, यानी पुराने और नए सब मिलकर के पढ़े हुए हैं। तो दूसरे चैप्टर से मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन दूंगा सर। ओरल टेस्ट रिटर्न 2 क्वेश्चन दूंगा